वेलकम टू आवर ज्योग्राफी सीरीज। इस वीडियो में हम जेट स्ट्रीम्स को स्टडी करेंगे। जेट स्ट्रीम्स पृथ्वी के वेदर के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं, एविएशन को इम्पैक्ट करते हैं और यहाँ तक कि ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में भी अपना रोल निभाते हैं। इस वीडियो में हम जेट स्ट्रीम्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जेट स्ट्रीम्स होते क्या है। जेट स्ट्रीम्स पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में तेजी से बहने वाले नैरो और मियांड्रिंग यानी वेवी पैटर्न में चलने वाले एयर करंट्स होते हैं। वे अपर ट्रोपोस्फियर में 120 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहते हैं। उनका स्पीड इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वे अपर एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर डिफरेंस और हाई प्रेशर ग्रेडियंट के चलते बहते हैं। इसके अलावा अपर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन भी निग्लिजिबल होता है, जो जेट स्ट्रीम्स की गति में हेल्प करता है। वे नैरो होते हैं, मतलब एक पाइप की तरह होते हैं जिसका डायमीटर फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स हो। वे मियांड्रिंग होते हैं, यानी वे सीधी लाइन में नहीं बहते बल्कि एक वेव पैटर्न में फ्लो होते हैं। इस कारण इन्हें रिवर्स ऑफ एयर भी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम्स जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है, मतलब ये आइसोबार लाइंस को पैरेलल बहते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के प्राइमरी जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्लीज है, मतलब वे वेस्ट से ईस्ट की ओर बहते हैं। ये सरकमपोलर भी होते हैं, मतलब ये पूरी अर्थ का चक्कर लगाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फाइटर पायलट्स को विंड के रेजिस्टेंस और असिस्टेंस का एहसास हुआ और जेट स्ट्रीम्स की खोज हुई। टू मच इंफॉर्मेशन इजंट इट? डोंट वरी, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में समझेंगे। जेट स्ट्रीम्स एटमॉस्फेरिक सेल्स की बाउंड्रीज पर बनती है। हमने स्टडी किया है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर दोनों हेमिस्फीयर में 3 सेल्स में डिवाइडेड है। इक्वेटर के पास हेडली सेल, मिड लैटिट्यूड में फेरेल सेल और पोल्स के पास पोलर सेल। जहां ये सेल्स अपर एटमॉस्फेयर में एक दूसरे से मिलते हैं, वहां जेट स्ट्रीम्स का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन बाउंड्रीज पर जेट स्ट्रीम्स क्यों बनते हैं। चलो इसके मैकेनिज्म को बेसिक से समझते हैं। इन 2 विंड कॉलम्स को देखो, एक इक्वेटर के पास और एक वहां से दूर पोल की ओर। क्योंकि ये कॉलम इक्वेटर के पास है, इसमें एयर गर्म होगी और एक्सपैंड भी होगी, जिससे ये कॉलम लंबा है। इसके साथ साथ इस कॉलम में एयर ऊपर राइज हो रही है, इसलिए इस कॉलम के बॉटम में प्रेशर कम तो टॉप में प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरा कॉलम जो इक्वेटर से दूर और पोल की ओर है, उसमें एयर कोल्ड और डेंस होगी, इसलिए वो नीचे सिंक करेगी और इसलिए ये कॉलम पहले कॉलम के कंपैरिजन में छोटा होगा। इसके साथ साथ इस कॉलम में बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होगा और टॉप में प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसमें एयर नीचे की ओर सिंक हो रही है। यानी इन दोनों कॉलम में एयर का मास तो सेम है, लेकिन ये कॉलम बड़ा तो ये छोटा है और इनके टॉप एरियाज में शार्प प्रेशर डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कॉलम्स के लोअर पार्ट्स की तुलना में टॉप पार्ट्स में प्रेशर ग्रेडियंट अधिक है। अपर एटमॉस्फेयर में ये प्रेशर ग्रेडियंट विंड को इक्वेटर के पास के हाई प्रेशर एरिया से पोल के पास वाले लो प्रेशर एरिया की ओर ले जाता है और ये प्रेशर ग्रेडियंट सरफेस के मुकाबले अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये विंड्स भी बहुत तेज होती है। यही विंड्स जेट स्ट्रीम्स बनाती है। कैसे? चलो देखते हैं। आइए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर सेल बाउंड्रीज पर एग्जैक्टली क्या होता है। हेडली सेल के टॉप पर हॉट एयर इक्वेटर से मिड लैटिट्यूड्स की ओर बहती है और लगभग 30 डिग्रीज पर फेरेल सेल से आने वाली कंपैरेटिवली कोल्ड विंड से मिलती है। इस बाउंड्री पर अलग अलग एयर मासेस, यानी हेडली सेल से हाई प्रेशर वाली गर्म एयर और फेरेल सेल से लो प्रेशर वाली कोल्ड एयर मिलते हैं। देखो, जब कभी 2 बहुत अलग प्रॉपर्टीज के एयर मासेस एक दूसरे से मिलते हैं तो वे आसानी से मिक्स नहीं होते। तो इन 2 एयर मासेस के बीच का शार्प कॉन्ट्रास्ट यहाँ एक थर्मल बाउंड्री बनाता है और इनके बीच प्रेशर ग्रेडियंट भी हाई होता है। तो यहाँ के प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो विंड बहती है उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। फेरेल सेल और पोलर सेल के जंक्शन पर, यानी अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड पर भी यही होता है। इस जंक्शन में एयर ऊपर राइज हो रही है और अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पोलर सेल से आने वाली लो प्रेशर कोल्ड विंड और फेरेल सेल से आने वाली हाई प्रेशर और रिलेटिवली वार्म विंड मिलती है। आई होप आप समझ रहे हैं कि जब मैं हाई या लो प्रेशर कह रहा हूँ तब मैं अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर की बात कर रहा हूँ और ना कि सरफेस के। तो इस जंक्शन पर भी एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। इनफैक्ट पोलर रीजन से आने वाली विंड के बहुत कोल्ड टेम्परेचर के कारण यहाँ का प्रेशर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण बहने वाली विंड का स्पीड भी ज़्यादा होता है, जो आगे जाके स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स का निर्माण करती है। अब एक पॉज लीजिए और ये समझिए कि अब तक हम केवल ये समझ पाए हैं कि अपर एटमॉस्फेयर में ट्राइसेल्युलर सिस्टम के जंक्शंस पर क्या होता है। हमने अब तक ये नहीं देखा है
कि ये विंड्स वेस्ट से ईस्ट की ओर और लैटिट्यूड्स के पैरेलल कैसे बहने लगती है, यानी इनका रूपांतर जेट स्ट्रीम्स में कैसे होता है। तो चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लो कि इन दोनों जंक्शंस पर विंड इक्वेटर की डायरेक्शन से पोल्स की ओर बह रही है, और हम उन विंड्स को रेफर कर रहे हैं जो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट के कारण नए से निर्माण हुए हैं, नवनिर्मित है। आमतौर पर हमने देखा है कि विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है, और यहाँ भी इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ की ओर और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ की ओर सीधी लाइन में चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट के कारण विंड चलने लगती है, उस पर अपना इफेक्ट डालना शुरू करता है कोरियोलिस फोर्स। चलो हम यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल लेते हैं। शुरू में विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर यानी इक्वेटर से सीधे नॉर्थ की ओर बहना शुरू करेगी, लेकिन जैसे ही ये चलना शुरू करती है, कोरियोलिस फोर्स इसे अपनी राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। कोरियोलिस फोर्स हमेशा विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, इसलिए ये इस विंड पर उसके नए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन में एक्ट करना जारी रखता है। ये विंड को और थोड़ा राइट की ओर पुश करता है, और यह साइकिल तब तक चलता है जब तक कि कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर देता। इस फाइनल स्टेट में यह विंड आइसोबार लाइंस के पैरेलल वेस्ट से ईस्ट की ओर तेज गति से चलने लगती है, और इन्हीं विंड्स को कहते हैं जेट स्ट्रीम। यही कारण है कि जेट स्ट्रीम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है। कोई भी विंड जो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के बैलेंस के साथ बहती है, उसे कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड को राइट की ओर पुश करता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में यह डिफ्लेक्शन लेफ्ट की ओर होता है, जिससे साउथ हेमिस्फीयर में भी जेट स्ट्रीम्स वेस्ट के ईस्ट की ओर ही बहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अपर ट्रोपोस्फियर में 4 प्राइमरी जेट स्ट्रीम्स बनती है। दोनों हेमिस्फीयर्स में हेडली और फेरल सेल्स के जंक्शन पर 2, जिन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर्स में फेरल और पोलर सेल्स के जंक्शन पर 2, जिन्हें पोलर जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स अर्थ के सरफेस से 10 to 16 किलोमीटर के बीच फॉर्म होती है, और उनका स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक होता है। क्योंकि पोल्स की तरफ ट्रोपोस्फियर की हाइट ही कम होती है, पोलर जेट स्ट्रीम सरफेस से 10 to 12 किलोमीटर के हाइट पर फॉर्म होती है, और उनका स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक होता है। यानी ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसका रीज़न होता है हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन विंड्स ऑफ पोलर एंड फेरल सेल्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में जेट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट, उनका फॉर्मेशन और 4 मेन जेट स्ट्रीम्स को अच्छी तरह से समझा होगा। हम जेट स्ट्रीम्स का स्टडी नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। थैंक यू।